हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। चलिए आज बात करते हैं मुकेश अंबानी जी के बारे में। तो बात है सन 2010 की, जब मुकेश अंबानी ने अपना नया घर कंप्लीट किया और उनका घर बहुत ही आलीशान सा, बहुत ही लग्जरी घर था और उस घर का नाम है एंटीलिया। और क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी जी को इस एंटीलिया घर के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़े? तो लगभग ये जो कॉस्ट बताई जाती है, जो एंटीलिया की आई थी, वो थी 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए का आलीशान सा घर है मुकेश अंबानी जी का। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुकेश अंबानी जी ने इतना बड़ा सा, इतना आलीशान सा घर, वो भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए का, सिर्फ 15 करोड़ रुपए की सालाना सैलरी के दम पर बनाया। किसने? मुकेश अंबानी जी ने। अब हमारे मन में, हमारे ही क्यों, हम सब के मन में ये प्रश्न उठता है कि केवल 15 करोड़ की सालाना सैलरी से लगभग 15,000 करोड़ का आलीशान सा घर एंटीलिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये बात सुनने में ही असंभव सी लग रही है, क्यों है ना? पर यहाँ कमाल की बात यह है कि इतने बड़े आलीशान घर के लिए मुकेश अंबानी जी ने कोई होम लोन भी नहीं लिया। अब एक फैक्ट और सुनिए, सन 2020 में जो मुकेश अंबानी जी की जो एंटीलिया हाउस है, उसकी जो लाइट बिल आई थी वो 9 करोड़ रुपए की थी, है ना? तो केवल 15 करोड़ की सालाना सैलरी से इतना ज़्यादा आलीशान वाली ज़िंदगी को अफोर्ड करना, इतना लग्जरी लाइफ जीना कैसे पॉसिबल है? और क्या ऐसी लग्जरी लाइफ हम और आप जी सकते हैं? तो उसका आंसर है बिल्कुल हाँ। लेकिन कैसे? बिल्कुल इसी चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अच्छे से जरूर से देखिएगा। इस बात की गारंटी है कि आप इस वीडियो से पक्का कुछ ऐसी चीज़ सीख के जाएंगे जो कि आपके लाइफ में बहुत ही वैल्यू ऐड करेगी। इसलिए चलिए इस शुभ काम में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि केवल 15 करोड़ की सालाना सैलरी के दम पे मुकेश अंबानी जी ने लगभग 15,000 करोड़ का एंटीलिया कैसे बनाया? तो उसका आंसर है डिविडेंड इनकम के थ्रू। और मैं आपको एक बात और भी समझा देता हूँ कि ये जो हम सोचते हैं ना कि अमीर लोग इतने अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो 2 नंबर काम करते हैं, तो ऐसी मानसिकता रखना हमेशा सही नहीं होता है ना? अमीर लोग अमीर अपने डिविडेंड इनकम के कारण भी होते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिविडेंड इनकम क्या होता है? तो इसके आंसर में मैं आपको ये बात बता दूं कि डिविडेंड इनकम के बारे में मैंने पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसे आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। पर आइए मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो में भी डिविडेंड इनकम के बारे में समझा देता हूँ। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको उस कंपनी के शेयर्स मिले, ठीक है ना? फिर आगे चलकर मान लीजिए कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस कंपनी का बहुत ही बड़ा सा प्रॉफिट होता है। तो यदि वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अगर अपने शेयर होल्डर में बांट देती है तो इसी को हम डिविडेंड इनकम कहते हैं। तो जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना, या फिर आप कह लीजिए कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो उनको डिविडेंड के तौर पे बहुत ही बड़ी इनकम मिलती है, जिससे कि उनके नेटवर्थ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है। तो मैं अगर बात करूं मुकेश अंबानी जी के बारे में, तो मुकेश अंबानी जी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से हर साल लगभग 2,000 करोड़ रुपए की डिविडेंड मिलती है। अब 2,000 करोड़ रुपए की डिविडेंड इनकम से 15,000 करोड़ का एंटीलिया जैसा आलीशान सा घर बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है? अब आपने ये बात तो सुन लिया कि मुकेश अंबानी जी को रिलायंस इंडस्ट्री से डिविडेंड के तौर पे हर साल लगभग 2,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये जो आप सुन रहे हैं ना 2,000 करोड़ रुपए, ये कितनी बड़ी अमाउंट है? आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यदि आपकी ईयरली इनकम यानी कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 10 लाख रुपए है, तो आपको 2,000 करोड़ रुपए, वो भी बिना एक पैसे खर्च किए, वहां तक पहुंचने में आपको लगभग 20,000 साल लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये 2,000 करोड़ कितनी बड़ी अमाउंट है, और ये अमाउंट मिल जाती है डिविडेंड इनकम के तौर पे। और यहाँ पे कमाल की बात और सोचने वाली बात और खुश होने की बात यह है कि जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है, तो वो कंपनी के लिए मान लीजिए काम नहीं भी कर रहा है तो भी उसको बैठे बैठे डिविडेंड के तौर पे इनकम मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में आपने शेयर्स खरीद के रखे हुए, ठीक है ना? आपके पास उस कंपनी की 100 शेयर्स है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? और उस कंपनी ने पर शेयर 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आपके पास उस कंपनी का 100 शेयर है, यानी कि आपको टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 10 × 100 जो कि होता है 1,000 रुपए। तो आपको 1,000 रुपए बैठे बैठे मिल गए डिविडेंड इनकम के तौर पे। तो डिविडेंड इनकम की यही तो खासियत होती है कि आपको बैठे बैठे ही इनकम यानी कि पैसे मिलते रहते हैं, बस आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है। तो आप इसको पैसिव इनकम मान सकते हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद
हमारे मन में ये प्रश्न उठती है कि क्या हम और आप जैसे लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके डिविडेंड इनकम पा सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझा देता हूं, जिससे कि आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपकी इन्वेस्टिंग डिसीजन सही होगी और आपको लंबे समय में बड़े अमाउंट में डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो आपको हाई ग्रोथ स्टॉक चुननी चाहिए या फिर हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक? इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए सबसे पहले हम सेंसेक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो ये सेंसेक्स है, ये भारत देश की स्टॉक मार्केट यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, जो कि भारत देश की टॉप 30 कंपनीज का हाल बताकर हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे है। तो फिर ये सेंसेक्स की शुरुआत सन 1978 से सन 1979 में हुई थी। उस समय इसकी बेस वैल्यू 100 पर थी और जब आप आज सेंसेक्स की वैल्यू देखेंगे तो ये लगभग 65,000 के ऊपर है, यानी कि 66,000 के करीब है, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि सन 1978 से सन 2023 तक 1 लाख रुपए ग्रो हो चुकी है 6.5 करोड़ रुपीस तक। तो सेंसेक्स की ये ग्रोथ भारत देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बताता है कि 1 लाख रुपए सन 1978 से ग्रो होकर 6.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब आप अक्सर ये भी सुनते होंगे कि सेंसेक्स एक दिन 70,000 पे जाएगी, सेंसेक्स एक दिन 80,000 पे जाएगी और 1 लाख तक को भी टच करेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक कमाल की बात बता दूं कि सेंसेक्स ने ऑलरेडी 1 लाख पॉइंट्स टच कर लिए हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, जब हम सेंसेक्स के बारे में सर्च करते हैं तो हमें तो उसके इतने पॉइंट्स दिखाते हैं और आप बोल रहे हो कि ये 1 लाख पॉइंट पर टच हो गया है। ये मैं आपको सेंसेक्स की TRI बता रहा हूँ, यानी कि सेंसेक्स की टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें मैंने डिविडेंड इंक्लूड कर दिया है। भले ही ये डिविडेंड 1% का हो, लेकिन इस 1% ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से 65,000 को 1 लाख पॉइंट्स तक दिखा रहा है। यानी कि सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें कि डिविडेंड इनकम भी इंक्लूडेड है। तो आप जो गूगल पर सर्च करके ये वाली सेंसेक्स की प्राइस हिस्ट्री चार्ट देखते हो तो ये प्राइस हिस्ट्री को बताता है, ये एक प्राइस चार्ट है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि सेंसेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स टच कर लिए हैं, ये मैं आपको सेंसेक्स की TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स ही बता रहा हूँ, जिसमें डिविडेंड इनकम भी इंक्लूडेड है। भले ये डिविडेंड इनकम 1% है, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण ये आपको टोटल रिटर्न इंडेक्स में, यानी कि अगर आप इसे प्राइस हिस्ट्री इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो 65,000 और 1 लाख लगभग 35,000 का फर्क हो जा रहा है केवल 1% के डिविडेंड इनकम से। तो यहाँ से आप इस डिविडेंड इनकम की पावर को समझ सकते हैं कि डिविडेंड इनकम की क्या पावर है और ये आपको लॉन्ग टर्म में कितनी हेल्प कर सकता है आपकी नेटवर्थ को बढ़ाने में और आपके लिए वेल्थ जनरेट करने में। तो अब यहाँ तक जान लेने के बाद मुझे ये बात पता है कि अब आपके मन में भी एक्साइटमेंट आती होगी कि क्यों ना मैं भी ऐसी हाई पेइंग डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं, जिससे कि मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे डिविडेंड इनकम मिले और मेरे लिए वेल्थ जनरेट हो और मेरी नेटवर्थ भी बढ़े। लेकिन इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाता हूँ, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि आपको डिविडेंड इनकम लॉन्ग टर्म में पाने के लिए कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए, मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन लिख के रखी हुई है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है अभिषेक और एक का नाम है ऋतिक। तो ये दोनों ही व्यक्ति 10 लाख रुपए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभिषेक 10 लाख रुपए उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जो कि बहुत ही हाई डिविडेंड देती है, और जो अभिषेक है जिस बिजनेस में यानी कि जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो कंपनी है ना, वो अपने बिजनेस को हर साल 10% के रेट से बढ़ाती है और साथ ही में वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर को 3% का डिविडेंड देती है। यानी कि अभिषेक को अब अपने 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हर साल 3% का डिविडेंड इनकम मिलेगा और अभिषेक ने जिस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है वो कंपनी 10% के रेट से अपने बिजनेस को हर साल ग्रो करेगी, जिससे कि अभिषेक की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी ग्रो करेगी। यही तो स्टॉक मार्केट की खास बात होती है। यदि आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की बिजनेस बढ़ने के कारण आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी बढ़ती है, साथ में आपको डिविडेंड भी मिलते रहता है, वो भी बिना काम किए घर बैठे। तो आप इसे पैसिव इनकम मान सकते हैं, ठीक है ना। और उसी तरफ एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसका नाम है ऋतिक। तो ऋतिक भी किसी स्टॉक में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन ऋतिक जिस स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है वो हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक नहीं है, वो हाई ग्रोथ स्टॉक है। और ऋतिक ने जिस कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो कंपनी अपने बिजनेस को हर साल 20% के रेट से बढ़ाती है, साथ में वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को यानी कि अपने शेयर होल्डर्स को प्रति वर्ष 0.5% का डिविडेंड भी देती है। यानी कि अब ऋतिक को अपने इन्वेस्टमेंट पर हर साल 0.5% का डिविडेंड इनकम मिलेगा। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात यह है कि अभिषेक को 3% डिविडेंड के हिसाब से, यानी कि उसे मिलेंगे
30,000 रुपए, है ना, पहले साल से, ठीक है ना। और ऋतिक को अपने 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पहले साल से डिविडेंड मिलेंगी 5,000 रुपए। तो यहाँ पे ये सुनने में तो ये लग रहा है कि अभिषेक को अधिक डिविडेंड मिल रही है 3% से, यानी कि 30,000, और वहीं पे ऋतिक को कम डिविडेंड मिल रही है आधे % का केवल हर साल, जो कि शुरुआती साल में था 5,000 रुपए। तो अब आपके माइंड में ये बात बैठ गई होगी, मुझे पता है, कि आगे चलकर भी अभिषेक को अधिक डिविडेंड मिलेगी और ऋतिक को डिविडेंड कम मिलेगी, लेकिन आगे चलकर पासा ऐसा पलटेगा ना जिसे आप समझकर पक्का हैरान हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसी चीज़ को एकदम अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर अभी ये चार्ट देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऋतिक की इन्वेस्टमेंट है जो कि 10 लाख रुपए की है, और यहाँ पे अभिषेक की इन्वेस्टमेंट है और ये भी 10 लाख रुपए की ही है ना। अब ऋतिक ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो हर साल की 20% है, और वहीं अभिषेक की जो बिजनेस ग्रोथ है, यानी कि उसने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस कंपनी की जो बिजनेस ग्रोथ है वो हर साल की 10% है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है 20% प्राइस ग्रोथ और यहाँ पे मैंने लिखा है 7% प्राइस ग्रोथ। अब इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझिए। तो मान लीजिए कि पहले बात करते हैं अभिषेक की, है ना। तो अभिषेक ने जिस कंपनी में निवेश किया है उसकी बिजनेस तो हर साल 10% के रेट से बढ़ी रही है, लेकिन अभिषेक की जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टर्स को, यानी कि अपने शेयर होल्डर्स को 3% का डिविडेंड भी हर साल दे रही है। हाँ, तो 3% डिविडेंड देने के कारण अभिषेक ने जिस कंपनी में निवेश किया है उसकी नेट बिजनेस ग्रोथ होगी 10% माइनस 3%, जो कि होगी 7%। और वहीं ऋतिक ने जिस कंपनी में निवेश किया है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर साल 0.5% का डिविडेंड दे रही है। तो इसके हिसाब से जो ऋतिक की जो कंपनी होगी उसकी जो हर साल की बिजनेस ग्रोथ होगी, नेट बिजनेस ग्रोथ होगी, वो होगी 20% माइनस 0.5%, और ये होगी 19.5%। अब ये लास्ट वाले कॉलम में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यानी कि इन दोनों के डिविडेंड इनकम का डिफरेंस कितना है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि ऋतिक और अभिषेक के इन्वेस्टमेंट के 15वें साल तक अभिषेक को ऋतिक से अधिक डिविडेंड मिल रही थी, लेकिन 15वें साल के बाद से ऋतिक को अभिषेक से अधिक डिविडेंड मिलने लगी। आप यहाँ पर देख लीजिए, है ना। 15वें साल में ऋतिक की और अभिषेक की जो डिविडेंड इनकम है वो ऑलमोस्ट आपको आसपास दिखेगी, लेकिन अगले ही साल से 16वें साल से ऋतिक की जो आपकी डिविडेंड इनकम है वो अभिषेक से ज़्यादा होने लगी, है ना। और साथ ही में आप ये देखिए कि ऋतिक ने हाई ग्रोथ बिजनेस, है ना, उसमें निवेश किया है, ठीक है ना। जिस बिजनेस की ग्रोथ हाई हो ऋतिक ने उसमें निवेश किया है, जिससे कि आप ऋतिक की ये देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभिषेक की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उससे अधिक तेजी से बढ़ रही है। और जरा यहाँ तो देखिए 18वें साल में ऋतिक को जो डिविडेंड इनकम मिला है वो अभिषेक के डिविडेंड इनकम से लगभग 31,719 रुपये अधिक है। अगर मैं इसे और आगे बढ़ाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ऋतिक की जो डिविडेंड इनकम है वो अभिषेक की डिविडेंड इनकम से बहुत ही अधिक बढ़ते जा रही है, और साथ में जो ऋतिक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी अभिषेक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से बहुत ही अधिक बढ़ती जा रही है। दोनों ने 10 लाख रुपए ही निवेश किए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऋतिक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी अधिक है और डिविडेंड वैल्यू भी अधिक है। भले ही शुरुआत में अभिषेक को ऋतिक से अधिक डिविडेंड मिल रही थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग ने अपना गेम दिखाया तो ऋतिक अभिषेक से इन्वेस्टमेंट वैल्यू में और डिविडेंड वैल्यू में दोनों में ही आगे निकल गया। तो यही फायदा होता है लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करने से, जो ऋतिक ने किया, और आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और जो भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, यानी कि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट जी, मुकेश अंबानी जी, वो लोग भी इसी फिलॉसफी, वो लोग भी इसी नियम का पालन करते हैं, यानी कि हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करते हैं, जिससे कि आगे चलकर लॉन्ग टर्म में उन्हें एक अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है। तो मुझे आशा है कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरह ऋतिक को लॉन्ग टर्म में अधिक डिविडेंड मिल रहा है और ऋतिक की अधिक इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी होगी लॉन्ग टर्म में। इसलिए जब भी आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको ये आशा हो कि मुझे लंबे समय में यहाँ से हाई डिविडेंड मिले, तो केवल उस स्टॉक की डिविडेंड परसेंटेज पे मत जाइए, आप उस स्टॉक की अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, अच्छे से आप उस बिजनेस के बारे में समझिए जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। भले ही वो कंपनी आपको हर साल 0.5% या 1% की डिविडेंड क्यों ना दे, आपको डिविडेंड देखने में कम क्यों ना लगे, आप ये देखिए कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को हर साल कितने % के रेट से बढ़ा रही है। यदि वो कंपनी अपने बिजनेस को हर साल एक अच्छे खासे % के रेट से बढ़ा रही है, जैसे कि 15-20%, 30%, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको लॉन्ग टर्म में वही कम डिविडेंड % से भी अच्छी खासी डिविडेंड अमाउंट मिल जाएगी। अगर मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल दूं तो
तो आप पीडीलाइट की डिविडेंड देख सकते हैं, जो कि होती है 0.4%, 0.5%, 1% से लगभग कम ही रहती है। तो ये देखने में तो कम लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीडीलाइट की अच्छी बिजनेस ग्रोथ के कारण अच्छी डिविडेंड इनकम मिल सकती है, ठीक है ना। और अगर मैं बात कर लूँ कोल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी लिमिटेड की, तो ये तो डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा देते हैं। जैसे कि ओएनजीसी 6 to 7% की डिविडेंड देती है और वहीं कोल इंडिया 10% तक की डिविडेंड देती है। लेकिन इनके बिजनेस ग्रोथ में आपको उतना मुनाफा नहीं दिखेगा और ना ही आपको ये दिखेगा कि लॉन्ग टर्म इस स्टॉक ने उतनी अच्छी खासी रिटर्न दी है ना। लगभग 5-6 साल का इनका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है, यानी कि स्टॉक में अधिक पैसे निवेश करने से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू लॉन्ग टर्म में उतनी नहीं बढ़ने वाली, भले आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करते हैं तो लंबे समय में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बहुत ही अधिक बढ़ेगी, साथ में आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड इनकम भी मिलेगा, है ना। अब इसके बारे में जो भी मैंने आपको कहा, इसके बारे में पूरे डिटेल में अच्छे से मैंने इस वाले वीडियो में समझाया है कि हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा क्यों नहीं होता। इस पूरे प्रकरण को मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, तो कृपया करके आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वाले वीडियो को जरूर से ही देख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करना चाहिए और इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को लेकर अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वैल्यूबल वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।